हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया को शुरू किया था, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो व्याकरण का है वो क्रिया और क्रिया के दो भेद है। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है सिलेबस में, क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। लेकिन क्रिया को जानने से पहले क्रिया के कुछ जो है कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ लेंगे। क्रिया क्या होता है? किसी शब्द, किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने या करने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ आप जैसे जानते हैं क्रिया के हमने धातु रूप कहा था, तो धातु रूप क्या होता है? किसी शब्द का जो मूल रूप होता है वो आपका धातु रूप होता है। धातु के भी यहाँ दो प्रकार हमने पढ़े, एक तो मूल धातु होता है और एक यौगिक या संयुक्त धातु इसे कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें डेफिनेशन को, इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। अर्थात क्रिया का अर्थ क्या है? काम होता है। जैसे खाना, पीना, जाना आदि सभी काम को बता रहे हैं। व्याकरण में वर्णों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और यह वर्ण भाषा में क्रिया का कार्य, क्रिया या कार्य को प्रकट करता है। क्रिया वर्ण किसी कार्य, संगठन, घटना अथवा स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्रिया वर्ण किसी कार्य के, किसी क्रिया के आदिक, मध्य या अंत में होता है। चलिए, यहाँ पर हमने धातु रूप आपको बताए थे कि किसी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम धातु कहेंगे। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। तो जो इसका मूल रूप होता है, जिससे क्रिया शब्द का निर्माण होता है, वही आपकी धातु रूप कहलाती है। ठीक है, चलिए। पढ़ना धातु में पढ़ धातु है। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, आपने पढ़ धातु में ना जोड़ा तो क्या हो गया? पढ़ना। आपने लिख धातु में ना जोड़ा, लिखना। ठीक है, तो धातु को लिख लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिखा है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण हो उसे धातु कहा जाता है। अतः क्रियापद का निर्माण, अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। क्रिया के सभी रूपों में, क्योंकि जो क्रिया शब्द है वो धातु से ही उपस्थित होती है, वो धातु से ही निर्माण होता है क्रिया का। इसलिए हर शब्द में आपको क्रिया का धातु रूप मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप लिखेंगे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्रायः धातु में आप माँ ना प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय आप जानते हैं, प्रत्यय अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा है, उपसर्ग और प्रत्यय। जब आप किसी क्रिया शब्द के, संज्ञा शब्द, किसी मूल शब्द के आगे से आप कोई शब्दांश लगाते हैं और उस शब्दांश के लगने से उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हीं मूल शब्दों के अंत में यदि आप कोई शब्दांश लगा दें तो वो आपका एक नए शब्द का निर्माण कहलाते हैं। और जब शब्द के अंत में, मूल शब्द के बाद जो है कोई शब्दांश लगता है तो वो आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए पढ़ में हमने ना बाद में लगाया है, पढ़ धन ना, आप लिखेंगे पढ़ धन ना, तो मूल शब्द के बाद लगा है, तो ये आपका प्रत्यय कहलाता है। ये आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रत्यय कहलाएगा। और यदि हम पहले वर्ग कहलाएगा। ठीक है, चलिए। क्रिया का मूल जो है धातु है। क्रिया के मूल को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिएगा।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पर धातु के भी दो प्रकार के यहाँ पर धातु। एक आपका मूल धातु है, वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, वह आपका मूल धातु कहलाता है। जैसे आपने कहा जा, खा, पढ़, चल, ये मूल धातु है, किसी अन्य स्वर से, किसी अन्य शब्द से नहीं बना है, ये स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, यहाँ हमने आपको कल की क्लास में बताया था यौगिक धातु। तो यौगिक धातु क्या होता है? यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चलना से चला, तो इसमें हमने क्या लगाया? चल में हमने ना प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या हो गया? इससे जो है आपके पास से एक धातु रूप मिला चला। ठीक है। पढ़ना, पढ़ना किस किस से बना है? पढ़ तो मूल धातु है और साथ में हमने इसमें प्रत्यय भी लगाया है, तो पढ़ना से आपका पढ़ा मिला, तो ये भी आपका क्या है? धातु है, लेकिन ये आपका यौगिक धातु है। तो दो प्रकार के जो है धातु होते हैं। एक मूल धातु होता है जो स्वतंत्र होता है, जिसमें कोई और शब्द नहीं जुड़ा होता है, लेकिन जो यौगिक धातु होते हैं वो मूल धातु और आपके प्रत्यय के योग से मिलकर बना होता है। ठीक है। चलिए, अब यौगिक धातु की रचना आप कैसे करते हैं? तो अब यहाँ पर जो है आपका सकर्मक और अकर्मक, इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो यौगिक धातु चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे उसके बाद आपका संयुक्त यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। चलिए इन चारों को लिखें। यौगिक धातु भी आपके चार प्रकार की। सबसे पहला आपका प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमने इससे पहले प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है। संयुक्त यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, चार आपके यौगिक धातु के प्रकार हैं। चलिए, पहला आपका प्रेरणार्थक क्रिया, वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं न काम करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। इसमें जो कर्ता है, कर्ता आप जानते हैं किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में आपका जो कर्ता है वो स्वयं काम न करके किसी दूसरे को वो काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये कहलाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो वो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ पर मोहन ने सोहन को जगाया, देखिए मोहन ने उसे जगाया, उसे प्रेरित किया, भाई जागो। यहाँ पर सोहन मोहन की प्रेरणा से जागा। ठीक है। इस प्रकार प्राय सभी धातुओं के दो दो प्रेरणार्थक रूप होते हैं। प्रथम, वह जिस धातु में आ लगता है और जैसे आपका कर से करा, सुन से सुना, और द्वितीय वह जिसमें वा लगता है, सुनवा, सुन का सुनवा, कर का करवा, हट का हटवा। चलिए, इसी में आपका कुछ हमने मूल धातु को प्रेरणार्थक क्रिया का यहाँ पर बताया था। तो देखें यहाँ उठना, उठाना, उठवाना, तो ये दोनों प्रेरणार्थक क्रिया है। आप उठाना, ये किसी की प्रेरणा, कोई प्रेरणा देगा तब जाकर के उठाना शब्द आएगा। फिर आपका उठवाना, किसी दूसरे से उठाया गया है प्रेरणा के द्वारा। ठीक है। पीना, पिलाना, किसी अन्य के द्वारा पिलाना, और ऐसे ही पिलवाना, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया ही है। ऐसे ही करना, कराना, करवाना, सोना, सुलाना और सुलवाना, ऐसे ही खाना, खिलाना और खिलवाना, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, मूल धातु यहाँ उठना या उठ धातु रूप, तो इसका उठ हो गया, इसमें ना लगाएंगे उठना, तो ये तो मूल धातु रूप हो गया। और प्रेरणार्थक क्रिया उठाना, उठवाना, पिलवाना, ऐसे ही करवाना या कराना। ठीक है। पिलाना, तो दो चीजों से आपकी प्रेरणार्थक, एक तो ना लगा देते हैं और एक वाना लगा करके आप इसके जो है प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे यहाँ पर आप देखिए यौगिक संयुक्त क्रिया, यौगिक या फिर संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है, यहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं के निर्माण के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह यौगिक या संयुक्त क्रिया धातु कहलाती है। जैसे रोना, धोना, रोना, धोना,
उठना बैठना चलना फिरना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से यहाँ पर जो है क्रिया का निर्माण हो रहा है, इसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है ना। तो रोना धोना, उठना बैठना चलना फिरना। थर्ड है नाम धातु क्रिया। वह धातु जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है, वह आपका नाम धातु है। जैसे बात से बतियाना, तो जिसमें जो आपका क्या है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से। अपना से जो है आपका अपनाना, गरम से गरमाना, ये जो है सभी आपके क्या हैं, क्रिया शब्द है। ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा अनुकरणात्मक क्रिया। वह वास्तविक या कल्पित ध्वनि जिसे ध्वनि क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है, वह अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खटखट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना आदि शब्द यहाँ पर अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, ये सभी आपकी प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं। तो चार यहाँ पर आपकी प्रेरणा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से आपके सिलेबस का जो क्वेश्चन है ये है क्रिया के भेद। देखिए क्रिया के भेद कई प्रकार से होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर आपके कर्म के आधार क्रिया के भेद किए गए हैं। अलग अलग आधारों पर क्रिया के भेद होते हैं, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो है आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए लिखिएगा, क्रिया के मुख्य, यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। कर्म के आधार, अब कर्म के आधार पर क्यों कहा और कर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। चलिए क्रिया, तो यहाँ लिखिएगा कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद। पहला भेद सकर्मक और दूसरा भेद आपका अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक से जानने से पहले हम जानते हैं कर्म क्या होता है। ठीक है, छोटे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता दें। पहला जैसे उदाहरण है, रमेश दौड़ता है। रमेश दौड़ता है। दूसरा उदाहरण जैसे यहाँ पर, रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है। तो यहाँ हमने उदाहरण लिखे, रमेश दौड़ता है और रमेश फल खाता है। चलिए अब रमेश दौड़ता है, रमेश क्या है, रमेश है आपका क्रिया, ये है आपका कर्ता। रमेश आपका कर्ता है, क्यों, क्योंकि रमेश काम करने वाला है, यानी कि ये आपका कर्ता होगा। और ये जो दौड़ता शब्द है ये आपकी क्रिया है, दौड़ना आपका क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता और क्रिया से पूरा वाक्य कंप्लीट है, इसमें आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब कर्म क्या है, कर्म क्या होता है, देखो जो काम है इस काम का प्रभाव किस पर पड़ेगा, यहाँ इस वाक्य में इस काम का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ रमेश पर पड़ेगा। इस काम का प्रभाव रमेश पर पड़ेगा, इसलिए यहाँ आपको जो है क्रिया और कर्ता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए रमेश फल खाता है,
रमेश फल खाता है, तो खाता है ये तो आपकी क्रिया हो गई, रमेश तो आपका करता है, लेकिन इस काम का प्रभाव अब किस पर पड़ेगा? फल पर, क्योंकि वो फल खाएगा। एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताऊं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, काम हुआ है मारने का, तो ये तो क्रिया हो गई। राम ने, किसने? राम ने, तो काम किसने किया? राम ने, तो राम आपका कर्ता हो गया। अब देखो किसको मारा, मारने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। तो देखो काम करने वाले से ज्यादा प्रभाव यहाँ आपको कर्म पर पड़ा है, इसे कर्म कहते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़ेगा तब ये आपका क्या कहलाता है? वो आपका कर्म कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। तो मैंने दो वाक्य यहाँ पर भी लिखे, रमेश फल खाता है, तो क्या खाता है? फल खाता है, तो फल खाने का प्रभाव देखो रमेश पर तो पड़ेगा, कर्ता पर, लेकिन इसके अलावा यहाँ किसी अन्य पर भी पड़ेगा, फल खत्म हो जाएगा, फल आपका फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ ये आपका कर्म है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका कर्म कहलाता है। लिख भी सकते हैं आप, कर्म की परिभाषा लिख लीजिएगा, क्योंकि सकर्मक हम बात कर रहे हैं, अकर्मक हम कर रहे हैं, इससे पहले हमें कर्म को जानना है। तो कर्म क्या होता है? जब क्रिया का प्रभाव, नोट करके लिख लें किसी कोने में, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं। चलिए, तो कर्म की परिभाषा लिख लीजिएगा। से हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। तो बस अब आपके पास कर्म के आधार पर ही क्रिया के दो भेद यहाँ पर आपके सिलेबस में है। सबसे पहला आपका सकर्मक और अकर्मक, इतना आपने समझ लिया कर्म क्या है, तो बस ये तो आपका इसी पर आधारित है। चलिए, जिस भी वाक्य में आपको कर्म दिखे, जिस वाक्य में आपको कर्म दिखे वो आपका सकर्मक, और जिसमें आपको कर्म न दिखे वो आपका अकर्मक कहलाता है। इसमें आपका कर्म नहीं है, वाक्य कंप्लीट हो रहा है, वाक्य तब भी आपका पूरा हो रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रमेश खाता है, अब क्या खाता है? आधा है ये वाक्य। जब आपने इसमें कर्म लगाया, कर्म यहाँ पर लगाया, तो ये वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। तो रमेश खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, तो फल खाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो खाने का प्रभाव फल पर पड़ेगा। ऐसे ही राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर मारा तो क्रिया है, लेकिन क्रिया का ज्यादा प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। तो जिस वाक्य में आपको कर्म दिखे आप सकर्मक, और जिसमें अमतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं है, वो आपका अकर्मक कहलाता है। तो बस आप इतना समझ लीजिएगा, इसके बाद आपको सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहला हेडिंग डालिएगा, पहली हेडिंग डालेंगे सकर्मक क्रिया। तो देखो, एक सिंपल सी हम यहाँ परिभाषा लिखेंगे, इसको भी देख लें, लेकिन मैं आपको एक साधारण वाक्यों में इसका जो है परिभाषा आपको बताऊंगी। वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती है या कर्म होने की संभावना होती हो, तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है,
तो राम आम खाता है, तो काम किसका हो रहा है? काम हो रहा है खाने का। कौन कर रहा है? राम। तो राम आपका कर्ता है और ये आपकी क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। तो ये आपका कर्म है। तो यहाँ पर कर्म मौजूद है, इसलिए ये जो वाक्य है ये सकर्मक वाक्य होगा, क्योंकि इसमें जो है राम खाता है लिखेंगे तो वाक्य आपको आधा लगेगा। तो यहाँ पर जो है कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और देखो कई बार आपको राम खाता है ऐसा भी आपको दिया जाएगा, लेकिन उस खाता में आपको जो है कुछ ना कुछ संभावना होती है, कर्म होने की उसमें संभावना होती है। ठीक है। चलिए, इसमें खाना क्रिया के साथ आम कर्म है, राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसमें आपको कर्म नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें संभावना है कर्म की, क्योंकि राम पढ़ता क्या है। तो यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की यहाँ संभावना बनती है। तो ये चीज भी आपको देखनी है। ठीक है ना। तो ये जो है राम पढ़ता है, ये वाक्य आपका जो है आधा है। इसमें क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है, या किसी पुस्तक का नाम आपको दिया जाएगा। तो राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। सकर्मक क्रिया की परिभाषा आप लिखेंगे कि वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती है, या जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, या कर्म होने की संभावना होती है। इसको जरूर लिख लीजिएगा, संभावना होती है। तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम आपका करता है क्योंकि वो काम करने वाला है। आम यहाँ पर कर्म है क्योंकि खाने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ा है, तो इसलिए ये आपका क्या है? कर्म है। तो इसमें खाना क्रिया के साथ जो है क्या लगा है? आम आपका कर्म है। मोहन पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर आप पुस्तक जो है आपको भले न दिया गया हो, लेकिन इसमें संभावना है कि यहाँ पर आपको पुस्तक, तो आपको जो वाक्य है ये आपको अधूरा लगे। और नेक्स्ट लिखेंगे अकर्मक क्रिया। तो वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम हंसता है, तो राम हंसता है, इस वाक्य का जो प्रभाव है वो सिर्फ राम पर पड़ेगा। ठीक है। तो वाक्य में कर्म का अभाव है तथा क्रिया का फल राम कर्ता पर पड़ रहा है। नोट करके आप लिखेंगे क्रिया को पहचानने के नियम। क्रिया को पहचान करने के लिए क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है। ठीक है। तो इतना आप पहले लिख लें और इसको फिर एक तरफ से नोट करें करके लिखें, या फिर इसे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि क्रिया को आप कैसे पहचानें। ठीक है। तो क्रिया में आप यदि क्या और किसको प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। और अगर कर्म मिले, उत्तर मिले, तो वो आपके सकर्मक है, और उत्तर न मिले तो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया की आप परिभाषा लिखें। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म न हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया। जैसे राम हंसता है, इस वाक्य में कर्म का अभाव है तथा क्रिया का फल सिर्फ राम कर्ता पर पड़ रहा है। क्रिया को पहचानने के नियम क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या और किसको आप प्रश्न करेंगे। तो यदि आपको उत्तर मिले तो वो सकर्मक होगा, और उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आपके उदाहरण, और इसी को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।